प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चे बीए फाइनल ईयर थर्ड पेपर युद्ध का अध्ययन में अगला भाग। और अगला भाग है बच्चों स्ट्रैटेजी के प्रकार। ठीक है, काइंड्स ऑफ स्ट्रैटेजी। ठीक है, स्ट्रैटेजी के प्रकार। इसमें हम लोग देखते हैं कि स्ट्रैटेजी कितने प्रकार की होती है। स्ट्रैटेजी बच्चों मुख्यतः जो है जर्मन इतिहासकार डेलब्रक ने स्ट्रैटेजी के दो मुख्य प्रकार बताए हैं। कौन कौन सी? एक विनाश की स्ट्रैटेजी और दूसरा है बच्चों थकाने की स्ट्रैटेजी। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ेंगे विनाश की स्ट्रैटेजी। अब देखिए विनाश की स्ट्रैटेजी में इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने पहले जो कहा है, विनाश के युद्ध में शत्रु का पूर्ण विनाश किया जाता है, लेकिन विनाश की स्ट्रैटेजी में नहीं। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब विनाशकारी अगर युद्ध है या विनाश का युद्ध है तो उसमें शत्रु का पूर्ण रूप से दमन कर दिया जाता है, यथार्थ शत्रु को पूर्ण रूप से मार दिया जाता है। लेकिन जो विनाश की स्ट्रैटेजी होती है वो थोड़ा हटके होती है, अर्थात विनाश के युद्ध और विनाश की स्ट्रैटेजी में पर्याप्त अंतर भी है, दोनों सेम एक जैसा नहीं है। अब देखिए क्या है, विनाश की स्ट्रैटेजी में शत्रु की सेनाओं को निर्णयात्मक रूप से परास्त किया जाता है, अर्थात फाइनल रूप से परास्त करके उनको हराया जाता है, परास्त किया जाता है। ठीक, विनाश की स्ट्रैटेजी में शत्रु की सेनाओं को निर्णयात्मक रूप से परास्त किया जाता है। विनाश की स्ट्रैटेजी और विनाश के युद्ध में अंतर है। विनाश की स्ट्रैटेजी से हमारा आशय है शत्रु की सेनाओं पर तीव्र प्रहार करके उसका दमन करना। ठीक है बच्चों, अर्थात युद्ध के मैदान में तेजी से प्रहार करके उनको लगभग पूर्ण रूप से समाप्त करना या अधिकतम उनको जो है समाप्त करना। अब देखा जाए तो डेलब्रक के समय के पूर्व जो है युद्ध का उद्देश्य क्या होता था। जर्मन इतिहासकार डेलब्रक, इनके समय के पहले युद्ध का उद्देश्य होता था शत्रु का पूर्ण विनाश करना, और उस समय तक वे ही युद्ध सफल माने जाते थे जिसमें शत्रु का अधिकांश भाग नष्ट कर दिया जाता था। बच्चों, इन युद्धों को सफल इसलिए माना जाता था कि अधिकांश भाग जब शत्रु का नष्ट हो जाता था तो उनकी जो है द्वितीय प्रहारक क्षमता लगभग समाप्त हो जाती थी, अर्थात दोबारा वो जो है शीघ्रता से तैयार होकर संगठित होकर शत्रु के विरुद्ध लड़ने का युद्ध का साहस नहीं कर सकते थे। इसीलिए कहा जाता है कि वे ही युद्ध सफल माने जाते थे जिनमें शत्रु का अधिकांश भाग नष्ट कर दिया जाता था, क्योंकि ऐसे युद्ध में स्थायित्व होता है। ऐसे युद्ध में दूसरा कोई जल्दी से विपक्षी जो है सर उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता, सर उठाने की हिम्मत वो नहीं कर पाता था। ठीक, और उसको जो है सर उठाने में सैकड़ों वर्ष लग जाते थे, क्योंकि जब पूर्ण रूप से दमन कर दिया जाता था, सैनिकों की संख्या लगभग समाप्त कर दिया जाता था, तो संगठित होंगे भी तो कैसे होंगे। ठीक है, और नेपोलियन भी कहता था कि शत्रु को पूर्ण रूप से पराजित ही ना करो। ठीक है बच्चों, नेपोलियन कहता था कि शत्रु को पूर्ण रूप से केवल पराजित ही ना करो, अपितु उसे पूर्ण रूप से नष्ट करने का प्रयास करो और सदैव आक्रामक बने रहो, तीव्र गति से आगे बढ़कर शत्रु की व्यवस्था को तोड़ दो। अर्थात शत्रु को केवल हराना ही नहीं, हराने के साथ साथ अगर संभव हो तो उसको समाप्त भी किया जाए, और इसके लिए तेजी से आगे बढ़ना और शत्रु की व्यवस्था को तोड़ने की बात कही है। और क्लाज़बिट्स भी जो है हिंसा के द्वारा शत्रु को पूर्ण रूप से कुचलने का समर्थक था। क्लाज़बिट्स ने युद्ध की परिभाषा में ही कहा था कि युद्ध एक हिंसात्मक कार्य है जिसके द्वारा विपक्षी से अपनी बात मनवाया जाता है, या जिसका हिंसात्मक कार्यों के द्वारा विपक्षी को अपनी बात मानने के लिए मजबूर किया जाता है, वही युद्ध है। और ये भी कहा है उसने, क्लाज़बिट्स ने, कि बिना रक्त बहाए कोई भी विजय पूर्ण नहीं होती। अर्थात युद्ध में विपूर्ण रूप से विजय चाहिए तो लगभग जो है संपूर्ण रूप से पूर्ण युद्ध के द्वारा संपूर्ण विनाश कर दीजिए शत्रु का। ठीक है, और देखिए विनाश की स्ट्रैटेजी के जो समर्थक हैं मैकियावेली,
ठीक है बच्चों। मैकियावेली भी पूर्ण युद्ध की अवधारणा का समर्थक है। विनाश स्ट्रैटेजी का समर्थक है। क्लाउज़विट्ज़ है, सिकंदर है, सीजर है, नेपोलियन है, हिटलर है। ये सभी जो है विनाश की स्ट्रैटेजी के ही सपोर्टर हैं। कहने का मतलब ये महान सेनापति जिन युद्धों को इन्होंने लड़ा उसमें लगभग शत्रुओं का पूर्ण विनाश ही किया है, ताकि आने वाले समय में काफ़ी समय तक तो कोई युद्ध, कोई सर उठाने का दुस्साहस ही ना कर सके। अर्थात एक आतंकित कराकर या हिंसात्मक कार्य के द्वारा रक्त बहाकर विजय हासिल करने के ये लोग समर्थक हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा नंबर है थकाने की स्ट्रैटेजी। अब देखिए, कहने का मतलब जो विनाश की स्ट्रैटेजी है उसमें युद्ध के मैदान में तेज़ी से प्रहार करके शत्रु को ज़्यादा से ज़्यादा जो है दमन किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा शत्रु को नष्ट किया जाए, वही है विनाश की स्ट्रैटेजी। और थकाने की स्ट्रैटेजी में क्या है? इस स्ट्रैटेजी में शत्रु की शक्ति को अपरोक्ष उपायों द्वारा धीरे धीरे नष्ट करके उसको युद्ध हेतु अयोग्य बनाया जाता है। इसमें कहने का मतलब है बच्चों, धीरे धीरे अपरोक्ष यानी अपरोक्ष या अप्रत्यक्ष उपाय जिसको हम कहते हैं, अप्रत्यक्ष उपायों के द्वारा उसे धीरे धीरे नष्ट करना। धीरे धीरे का मतलब बच्चों, धीरे धीरे नष्ट का मतलब है कि युद्ध में सैनिकों को उलझाइए या युद्ध के पहले ही शत्रु को कमज़ोर करने की सारी प्रक्रिया अपनाइए। जैसे सबसे पहले शत्रु राज्य में पता लगाइए। जिस युद्ध का जब निर्णय हो जाता है उसी दिन से स्ट्रैटेजी का कार्य प्रारंभ हो जाता है बच्चों। युद्ध की तैयारी के काल तो स्ट्रैटेजी का ही एक पार्ट ये भी है कि इसके द्वारा अपने गुप्तचरों के माध्यम से शत्रु की शक्ति का पता लगाया जाए। शत्रु की शक्ति का पता लगाने के अतिरिक्त वहाँ पर अधिकारियों को मिलाने का प्रयास किया जाए। शत्रु राज्य में दंगे कराए जाएँ, शत्रु राज्य में तोड़फोड़ कराए जाएँ, उनके अधिकारियों को लालच देकर अपने पक्ष में मिलाया जाए। ठीक है बच्चों। अर्थात उनके अंदर भ्रष्टाचार फैलाया जाए, वहाँ पर आयुध भंडारों पर अधिकार किया जाए, अन्न भंडारों को नष्ट कर दिया जाए, ताकि ऐसे समय में उनकी इच्छा जो है युद्ध के पहले ही उनका मनोबल इस कदर गिर जाए कि वो युद्ध करने के काबिल ही ना रहे। ठीक है बच्चों। उसे कहते हैं बच्चों थकाने की स्ट्रैटेजी। इसके लिए मनोवैज्ञानिक उपाय भी अपनाने पड़ते हैं। अर्थात मनोवैज्ञानिक उपायों के द्वारा उनके मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया जाता है। अर्थात उनका युद्ध के पहले जब मनोबल गिर जाएगा तो जिस सेना का मनोबल गिरा हुआ होता है और अपने ही स्थिति से परेशान होते हैं, अपने ही आंतरिक स्थिति से जब वो तंग रहते हैं, तो ऐसी सेना को पराजित करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है बच्चों। इसीलिए इसको कहा जाता है थकाने की स्ट्रैटेजी। हाँ, थोड़ा सा इसमें लंबा समय ज़रूर लगता है, क्योंकि लंबे समय लगने के कारण इसमें नुकसान भी ज़्यादा होता है। ठीक, नुकसान भी ज़्यादा होता है, लेकिन एक मानवता जिसमें बोलते हैं ना, इसमें दानवता नहीं, कुछ हद तक मानवता होती है कि थकाने के बाद जो है उनको पराजित किया जाता है। यहाँ पर रक्तपात नहीं, केवल उनकी लड़ने की क्षमता को नष्ट की जाती है। ठीक है बच्चों। और इसके लिए जैसे हमने बताया ना, आर्थिक युद्ध भी प्रारंभ किया जाता है, जिससे युद्ध का समय लंबा खिंच जाता है। ठीक, और धीरे धीरे शत्रु के लड़ने की क्षमता को नष्ट कर दिया। आर्थिक स्थिति का मतलब होता है बच्चों उसके आर्थिक केंद्रों पर चोट किया जाता है, अर्थव्यवस्था वाले केंद्रों पर चोट किया जाता है, ताकि उसकी जो है स्थिति धीरे धीरे कमज़ोर हो जाए। और इसमें जैसे भी आपको हमने बता दिया, मनोवैज्ञानिक उपायों द्वारा भी शत्रु के सैनिकों एवं जनता का मनोबल गिराया जाता है, जिससे शत्रु आत्मसमर्पण हेतु बाध्य हो जाता है। कहने का मतलब इसमें आपको जान नहीं मारना पड़ता, ज़्यादा से ज़्यादा शत्रु की लड़ने की क्षमता को समाप्त कर दीजिए, बाकी शत्रु तो आत्मसमर्पण करने के लिए स्वयं ही आपके पास चला आएगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए, इधर लिटिल हार्ट ने कहा है कि यह स्ट्रैटेजी दोनों राष्ट्रों के लिए नुकसानदायक होती है। बच्चों नुकसानदायक इसलिए होती है कि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। अब सिकंदर, नेपोलियन, हिटलर, इन सब के पास बच्चों ज़्यादा समय नहीं था। ये सब अपने आप को विश्व विजेता बनने का ख्वाब देखते रहे और शीघ्र से शीघ्र ये उसको पूरा करने के प्रयासरत भी रहे। बहुत हद तक, काफ़ी हद तक, कुछ दिनों तक सफल भी रहे। हम ये भी कहते हैं
लेकिन वही है कि इनमें स्थायित्व तो नहीं होता। ठीक है, ये राफ्टर दोनों के लिए नुकसानदायक होती है, क्योंकि युद्ध का समय लंबा खिंच जाने के कारण दोनों पक्षों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, केवल गुरिल्ला युद्धों को छोड़कर। बच्चों, गुरिल्ला सैनिकों की एक मजबूरी होती है, बड़ी सेनाओं से लड़ने के लिए गुरिल्ला युद्ध कला अपनाया जाता है। तो भाई उनके पास तो साधन भी बहुत कम होते हैं, इसलिए जो है उनको जितना अधिक लंबा समय खींचेगा उतना ही उनका अधिक लाभ होगा, उतनी ही स्थिति उनकी मजबूत होती जाएगी और शत्रु की स्थिति जो है उतनी ही कमज़ोर होती जाएगी। अब देखिए, थकाने की युद्ध कला के समर्थक कौन थे? डेलब्रक, गुस्ताव एडोल्फस आदि, ये सभी जो है थकाने की युद्ध कला के सपोर्टर थे। चलिए ठीक है बच्चों, अगला है बच्चों महान स्ट्रेटजी। महान स्ट्रेटजी। अब देखिए, युद्ध नीति के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्र के आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक, मनोवैज्ञानिक एवं सैनिक क्षेत्र के विशेषज्ञों की सहायता से जो सामंजस्यपूर्ण नीति निर्धारित की जाती है उसे महान स्ट्रेटजी कहते हैं। महान स्ट्रेटजी का मतलब बच्चों, जैसे स्ट्रेटजी में होता है किसी राजनैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यदि युद्ध का आश्रय लिया जाता है तो वहीं से स्ट्रेटजी का कार्य प्रारंभ हो जाता है और ये तब तक चलता रहता है जब तक उसको युद्ध भूमि में सैनिकों को पहुंचा ना दिया जाए, अर्थात तब तक जो है जब तक युद्ध में सैनिकों की स्थिति युद्ध के लायक ना हो जाए, वो होता है स्ट्रेटजी। अब महान स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है बच्चों, किसी राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने आर्थिक विशेषज्ञों को बैठा दीजिए, राजनैतिक विशेषज्ञ, कूटनीतिक विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक एवं सेनाध्यक्ष अर्थात सैन्य क्षेत्र के विशेषज्ञों को बैठाकर उनके द्वारा युद्ध के उद्देश्यों, जो हमारा उद्देश्य है प्राप्ति करने के लिए जो भी सबको मिलाकर जो सामंजस्यपूर्ण नीति बनाई जाती है वो कहते हैं हम लोग, ये है महान स्ट्रेटजी या ग्रैंड स्ट्रेटजी या महान स्ट्रैटेजी। ठीक है बच्चों, जैसे इसमें क्या होगा, आर्थिक स्थिति, जो अर्थव्यवस्था का जो विशेषज्ञ होगा वो इस बात को बताएगा कि हमारी सेना इस युद्ध को झेल पाएगी कि नहीं, अर्थात इस युद्ध के खर्च का वहन हमारा राष्ट्र कर सकता है या नहीं। बच्चों, ये अर्थशास्त्री बताएंगे। ठीक है, राजनीतिक हमारे राजनेता और कूटनीतिक ये बताएंगे अपनी राजनीति के बारे में कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय पकड़ कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारे मित्र राष्ट्र कितने हैं, शत्रु राष्ट्र कितने हैं, उनकी हमारी विदेश नीति क्या है, इस विदेश नीति के अंतर्गत हमारे किन मित्रों से मदद मिल पाएगी, किन मित्रों से हथियारों की उपलब्धि हो पाएगी। ठीक है, कौन कौन से मित्र उस पर राजनीतिक दबाव डालेंगे, ऐसी जो है स्थिति हमारे राजनीतिज्ञों की है। और मनोवैज्ञानिक उपायों द्वारा, मनोवैज्ञानिकों का कार्य कहाँ पड़ेगा कि मनोवैज्ञानिक अपने उपायों द्वारा ये शत्रु सेना को कमज़ोर करने की नीति अपनाएंगे और वही कमज़ोर करने की नीति के अंतर्गत अपनी सेना को ताकतवर भी बनाने का कार्य करेंगे। कहने का मतलब मनोवैज्ञानिक उपायों द्वारा शत्रु सेना के मनोबल को तोड़ना और अपनी सेना के मनोबल को उच्च रखना, ये मनोवैज्ञानिकों का कार्य होता है। और अगला है सैनिक क्षेत्र। सैनिक क्षेत्र के जो विशेषज्ञ होंगे बच्चों, वो युद्ध की स्थिति का जायजा लेंगे, युद्ध के खर्च का आकलन करेंगे, शत्रु की सैन्य शक्ति का आकलन करेंगे, गुप्तचरों के द्वारा उसका पता लगाएंगे और गुप्तचरों के द्वारा पता लगाने के बाद उसके लिए अपनी जो है सैन्य शक्ति की तुलना करके इस बात के लिए एक नीति निश्चित करेंगे कि हम इन उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का मतलब अपनी सैन्य व्यवस्था से तुलना करके वो सैनिक को क्या बोलते हैं, अपनी सैन्य व्यवस्था की तुलना करके, अपनी शक्ति की तुलना करके वो जो है स्ट्रैटेजी को बनाने में जो योगदान देंगे और इन सबसे मिला जुला जो योगदान होगा वो है ग्रैंड स्ट्रैटेजी, अर्थात आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक, मनोवैज्ञानिक एवं सैन्य क्षेत्र के विशेषज्ञों की सहायता से, विशेषज्ञों के विचार विमर्श से जो नीति बनाई जाती है उसे कहते हैं महान स्ट्रैटेजी। ठीक है बच्चों, चलिए, महान स्ट्रैटेजी का जो उद्देश्य होता है वो राष्ट्रीय शक्ति के समस्त तत्वों को विकसित करने एवं संगठित करने तथा इन्हें शत्रु के विरुद्ध लाभदायक स्थिति में प्रयोग करने से संबंधित होता है। अर्थात राष्ट्रीय शक्ति के जो भी तत्व हैं बच्चों, जैसे दिया जाए ना, आर्थिक, राजनैतिक, कूटनीतिक, मनोवैज्ञानिक और सैनिक, ये सभी राष्ट्रीय शक्ति के तत्व हैं और सबका एक सामंजस्यपूर्ण प्रयास करना, यानी लाभदायक स्थिति में
सबकी मदद लेना और सबके द्वारा जो है युद्ध को वहन करना, अर्थात युद्ध को विजय प्राप्त करना। युद्ध को विजय प्राप्त करने में हर प्रकार की शक्ति का योगदान जो है होना, वही है महान स्ट्रेटजी। और लाभदायक स्थिति में प्रयोग करने से संबंधित होता है, वही है महान स्ट्रेटजी। और महान स्ट्रेटजी के अंतर्गत बच्चों राजनैतिक युद्ध, यह है राजनैतिक युद्ध, आर्थिक नाकेबंदी, मनोवैज्ञानिक युद्ध, शत्रु के विरुद्ध कूटनीतिक युद्ध हेतु सभी आवश्यक तत्वों पर विचार विमर्श करने के उपरांत ही नीति निर्धारित की जाती है। ठीक है बच्चों, हर तत्वों पे विचार विमर्श करने के बाद नीति निर्धारित की जाती है, वही है महान स्ट्रैटेजी, जिसके द्वारा कार्यवाही करने के बाद लाभ की स्थिति बच्चों स्वयं ही मिल जाती है। क्योंकि हर प्रकार से नपे तुले कदम में हर प्रकार की स्थिति का जायजा लेने के बाद, अपनी और शत्रु की तुलना करने के बाद तब जाकर ये महान स्ट्रेटजी बनाई जाती है। चलो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसमें स्ट्रेटजी और महान स्ट्रेटजी में अंतर। बच्चों देखिए, स्ट्रेटजी का क्या उद्देश्य होता है, यानी स्ट्रैटेजी का जो उद्देश्य होता है वो सैनिक संबंधों के प्रयोग द्वारा सैनिक लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। केवल इसमें सैन्य बल को देखा जाता है कि हम केवल अपने शत्रु के सैन्य बल से लड़ने के लिए अपने केवल सैन्य बल को संगठित करना, मित्रों से मदद लेना, केवल, ठीक है बच्चों, केवल इतना सैनिक संबंधों के प्रयोग द्वारा सैनिक लक्ष्य को प्राप्त करना। और स्ट्रैटेजी का लक्ष्य मात्र युद्ध जीतने तक ही सीमित होता है। कहने का मतलब स्ट्रैटेजी के द्वारा का संबंध जो है केवल सैनिक प्रयोग से संबंधित है, स्ट्रैटेजी का उद्देश्य, और जिसका लक्ष्य मात्र युद्ध जीतने तक सीमित होता है। जबकि महान स्ट्रैटेजी क्या है, महान स्ट्रैटेजी का मात्र एक अंग है बच्चों। ठीक है, स्ट्रैटेजी जो है बनाई जाती है केवल सैनिक शक्ति को ध्यान में रखकर, लेकिन महान स्ट्रैटेजी राजनैतिक, कूटनीतिक, सैनिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक सभी तत्वों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, वो है महान स्ट्रैटेजी। ठीक, महान स्ट्रैटेजी के अंतर्गत राष्ट्र को पराजित करने हेतु प्रत्यक्ष सैनिक साधनों के अतिरिक्त राष्ट्र के आर्थिक, मनोवैज्ञानिक एवं कूटनीतिक क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों से निर्मित सभी पहलुओं का समायोजन होता है। ठीक, कहने का मतलब महान स्ट्रैटेजी क्या है, हर क्षेत्र में, स्ट्रैटेजी में केवल सैनिक क्षेत्र को ध्यान में रखा जाता है और केवल सैनिक विजय चाहिए। और महान स्ट्रैटेजी के अंतर्गत राजनैतिक, सैनिक, कूटनीतिक, मनोवैज्ञानिक हर प्रकार के संयुक्त प्रयास से निर्मित सभी पहलुओं का समायोजन होता है। ठीक, महान स्ट्रैटेजी के अंतर्गत यह निरंतर प्रयास किया जाता है कि युद्ध के उपरांत देश की आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक एवं सैनिक स्थिति पूर्ववत अथवा बेहतर बनी रहे। कहने का मतलब महान स्ट्रैटेजी के अंदर केवल जो है युद्ध में केवल विजय प्राप्त करना और बगैर अधिकतम शत्रु का विनाश किए हुए, अर्थात विजय राजनीतिक केवल अपने उद्देश्य भी प्राप्त हो जाए और शत्रु का अधिक विनाश भी ना हो, ये होता है महान स्ट्रैटेजी का उद्देश्य। ताकि अगर हम शत्रु राज्य पर अगर अधिकार भी कर लें तो वहाँ जो वहाँ की जो संपूर्ण संसाधन है उनका हम प्रयोग भी कर सकें। इसलिए प्रयास ये किया जाता है कि उन संसाधनों पर अधिकार किया जाए, ना कि उनको हम नष्ट करें। ठीक है बच्चों, महान स्ट्रैटेजी में यही होता है कि हम उसका युद्ध के बाद भी प्रयोग करें, अर्थात वहाँ हम तोड़ फोड़, नष्ट भ्रष्ट, विध्वंस की अपेक्षा हम स्वयं प्रयास करते हैं कि उसका भी प्रयोग हम अपने लायक बना के रखें, कि बाद में युद्ध के बाद उस पर जब हमारा अधिकार हो जाएगा राज्य पे, तो हम वहाँ की सभी संसाधनों का प्रयोग हम स्वयं उसी तरह कर सकेंगे। ऐसा ना हो कि हमने युद्ध के मैदान में हमने पुलों को तोड़वा दिया, कॉलेजों को हमने ध्वस्त करवा दिया, उसके बमबारी करके सभी संस्थानों को हमने समाप्त करवा दिया, अब बाद में उस पर अधिकार करने के बाद उन्हीं चीज़ों को हमको निर्माण भी करना पड़े। ठीक है, इसलिए महान स्ट्रैटेजी में इस बात का विशेष ख्याल रखा जाता है कि कम से कम उनका नुकसान हो, शत्रु का भी नुकसान कम से कम हो और केवल अपने उद्देश्य प्राप्त हो जाएं। ठीक है बच्चों, चलिए, अर्थात महान स्ट्रैटेजी के अंतर्गत निरंतर प्रयास किया जाता है कि युद्ध के उपरांत भी देश की आर्थिक, राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक एवं सैनिक स्थिति पूर्ववत बेहतर बनी रहे। ठीक है बच्चों, चलिए, ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है।
आगे हम लोग पढ़ेंगे भू स्ट्रैटेजी के बारे में। ठीक है बच्चों, चलिए तब तक आप लोग पढ़िए लिखिए मस्त रहिए।